देखी है तो कृपया कर आप उसे जा कर के देख सकते हैं। आज हमारी ये दूसरी क्लासेस है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यह है हमारे चैनल का QR कोड। और ये क्लासेस ना सिर्फ BPSC के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक UPPCS और बिहार SSC और बिहार से रिलेटेड लाइक बिहार दरोगा, इन सभी में इनसे प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज है 17th BPSC का हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आज कुल हम 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर यूरोपीय प्रभाव नहीं था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भारत में हुआ था। तंबाकू की खेती से भारत को अवगत कराया गया। नीचे कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। ये कथन तो सही है, हालांकि यह यूरोपीय प्रभाव नहीं था, बल्कि इसे पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भारत में हुआ था। तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन यह भी यूरोपीय के द्वारा नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के दौरान आया था। और इसकी विशेषताएं थी नुकीले मेहराब, ऊंचे शिखर, ऊंचा शिखर, रंगीन कांच की खिड़की इत्यादि। ये गोथिक स्थापत्य की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है तंबाकू की खेती से भारत को अवगत कराया। तो तंबाकू की खेती से भारत को यूरोपियन ने नहीं, बल्कि इसे भी 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। तो कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया गया था। तो कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण 1714 में किया गया था। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है। प्रथम डच कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था 1605 में। और स्वाली होल में पुर्तगालियों की पराजय ये हुआ था 1612 में। और गोलकुंडा के सुल्तान का सुनहरा फरमान ये हुआ था 1632 में। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इजारा प्रथा का प्रारंभ किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। औरंगजेब, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, शेर शाह सूरी। तो इसका सही जवाब है इजारा प्रथा का शुभारंभ जहांगीर शाह के काल में हुआ था। और इसे राजस्व खेती कहा जाता था। भी कहा जाता था। और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से जहांगीर शाह ने 1712-13 ईस्वी में किया गया था। और यह एक राजस्व प्रणाली थी। इसमें एक निश्चित राशि के बदले उच्चतम बोली लगाने वाले को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। यानी कि निश्चित राशि के बदले उच्चतम बोली।
उच्चतम बोली लगाने वाले को कर वसूलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोरों पर विचार करें। मैसूर युद्ध और उसके गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा, इसमें से कहा गया है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित है उसको ढूंढना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, तो इसी में देखिए सबसे पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेडलेस्ट के काल में हुआ था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था और यह 1767 से 69 के दौरान हुआ था। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था 1780 से 84 के टाइम में और यह मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नावालिस के टाइम में हुआ था और यह 1790 से 92 के दौरान हुआ था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली के काल में हुआ था और यह 1799 में हुआ था और 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की दुर्ग को जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या चतुर्थ कर्नाटक युद्ध। तो इसका सही जवाब है वनडीवास युद्ध का संबंध तृतीय कर्नाटक युद्ध से था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1960 को तमिलनाडु के वनडीवास में नाडु में वनडीवास था, अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। इसमें आयरे कोटे ने काउंट डी लाली को नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन लीग का संबंध शिशिर कुमार घोष से है और इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। और 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग इंडियन एसोसिएशन में विलीन हो गया। इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 का ए, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल की कथित घटना
20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो कहा गया है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन एक सही है कि ब्लैक होल की कथित घटना 20 जुलाई 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी और इसमें एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया गया और जिसमें से केवल अगले दिन सिर्फ 23 व्यक्ति ही बच पाए। इसलिए इसे ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और भारतवर्ष में तो कथन 2 असत्य है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब शुजा-उद-दौला को नहीं बल्कि इसने सिराज-उद-दौला को पराजित किया था। इसलिए कथन 2 इनकरेक्ट है और इसका सही जवाब है केवल ऑप्शन ए। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? इसमें से है युद्ध और संबंधित पक्ष। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के मध्य, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और मराठा के मध्य, खुर्दा का युद्ध निजाम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो इसमें से पूछा गया है कि कितने सही युग्म सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसलिए ऑप्शन कथन 1 गलत है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और मराठा के मध्य हुआ था। तो चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था और इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, ना कि लॉर्ड गफ ने किया था। और हालांकि इसमें पूछा गया है कि इससे संबंधित पक्ष, हालांकि ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इस युद्ध से डलहौजी संबंधित नहीं था। इसलिए कथन बी भी इनकरेक्ट है। खुर्दा का युद्ध 11 मार्च 1795 को मराठा और हैदराबाद के बीच में हुआ था। मराठा वर्सेस हैदराबाद के निजाम। तो निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कथन 3 भी गलत हो गया। तो इसमें से पूछा गया है कि कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी युग्म गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। इसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने और साम्राज्य विस्तार की इस नीति का व्यापक प्रयोग किया, जिसके तहत भारतीय शासकों को अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ी और सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और साथ ही उनके खर्चे भी देने पड़ते थे। खर्च के लिए धन या क्षेत्र देना पड़ता था। और सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाया था। हैदराबाद पर 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध पर 1801 में अवध पर भी किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को, 12 मार्च 1793, 18 मार्च
1792 को या 10 मार्च 1793 को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 मार्च 1793 को, और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसके अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने अपने जमींदारों को एक निश्चित राजस्व के बदले भूमि का मालिकाना हक दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व को स्थिर रखना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय के पद को स्थापित किया गया। तो इसमें से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या क्या है? तो ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, कथन एक सही है। और ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज्य ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में रख ली, और इसकी घोषणा पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा की थी। भारतीय शासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश सांसद पर पड़ता था, और गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय को स्थापित किया गया, कथन 3 भी सही है। और व्यापगत का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कम होने का मुख्य कारण क्या था? तो बागान मालिकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध किसानों का प्रतिरोध, नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी अलाभकारिता, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नील की खेती का विरोध, या बागान मालिकों पर सरकारी नियंत्रण। तो अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे कथन को, तो राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नील की खेती का विरोध, तो कथन 3 तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। इसमें से पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है। बागान मालिकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध किसानों का प्रतिरोध, तो कथन 1 भी गलत है। नए आविष्कारों के कारण विश्व में इसकी अलाभकारिता हुई थी, कथन 2 सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और वहीं बागान मालिकों पर सरकारी नियंत्रण, यह भी कथन इनकरेक्ट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर राज्य की सर्वोच्च अदालत, जिसे अदालत आला कहा जाता है, की स्थापना की थी? अमृतसर, लाहौर, मुल्तान या दिल्ली? तो राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में राज्य की सर्वोच्च अदालत आला की स्थापना की थी, और स्वयं इसके वो प्रधान न्यायाधीश थे, स्वयं प्रधान न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो इसका सही जवाब है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। इसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया गया। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का प्रचार करना था, लेकिन साथ ही इसने भारतीय भाषाओं को भी महत्व दिया, और प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग। एक शिक्षा विभाग की स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, कलकत्ता, बॉम्बे,
एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात की गई। और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की गई। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या लॉर्ड वेलेजली के द्वारा? तो इसमें से कहा गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था 1780 में। और इसमें प्रेस ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीय जनमत को जागरूक किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज ने वेदों की सर्वोच्चता और मूर्ति पूजा का समर्थन किया, तो कथन एक गलत है। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया, कथन 2 सत्य है। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार था, तो वहीं कथन 3 भी इनकरेक्ट है। और अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, कथन 4 भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, और वहीं अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था, खान द्वारा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और सत्य शोधक समाज का उद्देश्य केवल धर्म सुधार नहीं बल्कि दलित और महिलाओं के उत्थान हेतु किया गया था, दलित और महिला का उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संगठन और उसके संस्थापक सही सुमेलित हैं? लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर, कथन 1 सत्य है। और इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने की थी। शंकर सेठ ने 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बल्कि MG रनाडे ने किया था। रनाडे ने 1870 में किया था। इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इससे आपको राजनीतिक संगठन के नाम और उनके संस्थापक और उसका स्थापना का वर्ष तीनों एक साथ में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था, तो कथन 1 सही है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, फर्स्ट अध्यक्ष WC बनर्जी थे, और संस्थापक A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, कथन 2 भी सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम नहीं बल्कि WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, तो कथन 3 इनकरेक्ट है। अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर हमें सिर्फ ऑप्शन 3 का भी पता होता, कथन 3 का भी पता होता, तो हम इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें से कहा गया है कि कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो कथन एक सही है कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद को कम करना और खादी के प्रयोग पर जोर दिया गया था। खादी प्रयोग पर जोर। नेक्स्ट है दूसरा, 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कथन 2 भी सत्य है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कथन 3 भी सत्य है। इसमें ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज शब्द का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कथन 4 गलत है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और आर्थिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 to 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा था। तो कथन 1 सही है। लॉर्ड डफरिन ने इसे एक अल्पशिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताते हुए सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में सहयोग कर सकूं। तो कथन 2 भी सत्य है कि ये कथन लॉर्ड कर्जन का था और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। गरम दल गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और कथन 4 कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 सत्य है कि सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी रासबिहारी घोष ने की थी। कथन 2 भी सही है। और कथन 3 इसमें गलत है कि गरम दल गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं बल्कि गरम दल लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और जब ये गरम दल चाहते थे और नरम दल चाहते थे और नरम दल रासबिहारी घोष को चाहते थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो वहीं कथन 4 सत्य है कि 9 वर्षों के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों के बाद इस अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन भी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारों का एक विद्रोह था और यह एक अर्धधार्मिक संप्रदाय, पागलपंथ एक अर्धधार्मिक संप्रदाय है।
और इसका संबंध गारो जनजाति से है, जो उत्तरी बंगाल के इसका नेतृत्व किया था करीम शाह, जिसे करीम शाह या करम शाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा दी गई? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अनुशील समिति या गदर पार्टी। तो इसमें से काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारी डकैती HRA के द्वारा यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका गठन किया था दिल्ली में। आज़ाद ने इसका गठन किया था दिल्ली में। नेक्स्ट है लंदन में स्थापित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस या मदन लाल ढींगरा ने? तो इसका सही जवाब है लंदन में स्थापित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में से मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी और लंदन, अमेरिका और पेरिस इसका में यह केंद्रित थी। लंदन, अमेरिका और पेरिस में। और यहीं से द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका निकलती थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकलती थी। और मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। तो इसमें से कहा गया है कि कौन कौन से कथन सही है। तो कथन एक सही है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 से 20 जुलाई 1905 में निर्णय की घोषणा की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर 16 अक्टूबर को इसे लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया। और विभाजन का मुख्य उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद को कुचलना। और बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया गया। तो कथन 2 भी सत्य है कि बढ़ते राष्ट्रवादी विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और उस समय वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक रूप से समर्थन दिया था। तो वहीं कथन 3 भी सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब है कांग्रेस ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इन्होंने कांग्रेस के मंच से और इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन
1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में किन्होंने उनके सहयोग के लिए चुना गया? बाल गंगाधर तिलक एवं एन.जी. केलकर को, बाल गंगाधर तिलक एवं C.R. दास को, सुभाष चंद्र बोस एवं I.B. सेन को, N.G. केलकर और I.B. सेन को। तो इसमें से पूछा गया है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए किनको उनका सहयोगी चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, N.G. केलकर और B. I.B. सेन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मिर्लो-मांटो सुधार से संबंधित नहीं है? विधायिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, पृथक निर्वाचन प्रणाली, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी सरकार या भारतीयों को वाइसराय की कार्यकारिणी में शामिल करना। तो मिर्लो-मांटो सुधार से संबंधित नहीं था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी सरकार। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई ताकि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाया जा सके, और इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। और 1909 में ही सुधारों में उत्तरदायी शासन की भी व्यवस्था की गई, और साथ ही कार्यपालिका भी अभी ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कार्यपालिका अब ब्रिटिश सरकार के प्रति नहीं अभी भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1911 का दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार था। इससे पहले 1877 और 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे, और 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन लाल किले में किया गया था। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो कथन एक सही है कि 1911 का दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार था, और इससे पहले 1987 और 1909 में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो कथन 2 भी सत्य है। वहीं 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन लाल किला में नहीं बल्कि किंग्सवे कैंप में आयोजित हुआ था। तो कथन 3 सत्य है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कब कहा था? सूरत अधिवेशन 1907 में, लखनऊ समझौता 1916 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, या कराची अधिवेशन 1931 में। तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इस अधिवेशन में जिन्ना ने इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय दोनों संगठनों के सदस्य थे, और उन्होंने दोनों दलों को एक साथ लाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्हीं प्रयासों और समर्पण को देखते हुए उन्होंने सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, 1905 की बंगाल विभाजन के पश्चात पश्चिमी भाग, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था, उसका पहला गवर्नर किसे बनाया गया? लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर को, एंड्रयू फ्रेजर को, जॉर्ज अरुंडले को, ड्रेको मलफाई को। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, एंड्रयू फ्रेजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा 1948 में कालीकट पहुंचा, तो कथन एक सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनी, कथन 2 भी सत्य है। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, कथन 3 भी सत्य है। फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए, कथन 4 सत्य है। और पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, कथन 5 भी सत्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्ति के बीच हुए युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है। तो कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, ये कथन एक सत्य है। भारत में वर्चस्व के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, तो कथन 2 भी सही है। और इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से सर आयरकुट और फ्रांसीसी सेना की तरफ से काउंट डिलाली ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, तो कथन 3 भी सत्य है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था और डचों की शक्ति भारत में समाप्त होगी, और इसका सही कथन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की सहायता से जीता, तो कथन 1 सत्य है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया, कथन 3 भी सत्य है। इलाहाबाद की संधि 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, और द्वैध शासन में दीवानी नवाब के पास थे और निजामत कंपनी के पास था, तो यह कथन गलत है। बल्कि दीवानी कंपनी के पास और निजामत नवाब के पास था। तो इसमें से कहा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मैंगलोर की संधि 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई, तो कथन ये सत्य है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई, सही है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुआ, कथन सी भी सत्य है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान ने अपना पूरा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था, तो कथन इसमें से गलत पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में पूरा राज्य नहीं बल्कि आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपा था, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर और गवर्नर जनरल वाइसराय और उनसे संबंधित कार्यों पर विचार करना है, और इसमें से पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स और उनका कार्य, तो पूछा गया है सही विकल्प कौन सा है। तो वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय और बंगाल का गवर्नर जनरल थे, सही है। कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा में सुधार किया था, और कर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793 तक, और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। वहीं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इसने व्यापकता का सिद्धांत दिया और रेलवे की शुरुआत की, और डलहौजी के काल में ही वुड डिस्पैच भी हुआ था। वुड्स डिस्पैच 1854 का हुआ था। वुड डिस्पैच, डाकघर अधिनियम भी आया था। रिपन स्थानीय स्वशासन की नीति, कथन 4 भी सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों सत्य है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कहा गया 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद
मुक्त व्यापार नीति लागू होने से भारतीय उद्योगों को क्षति हुई। तो कथन 1 सत्य है। कथन 2, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। कथन 2 भी सत्य है। और अस्थायी बंदोबस्त में सरकार का सीधा संबंध किसानों से था। तो कथन 3 असत्य है। अस्थायी बंदोबस्त में सरकार का सीधा संबंध किसानों से नहीं बल्कि जमींदारों से था। और रैयतवारी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे पर लागू किया गया था और इसे लागू किया था अलेक्जेंडर रीड और मुनरो ने। और इसमें सीधा किसानों से लगान लिया जाता था। इसमें सीधा संबंध किसानों से था। तो इसमें से पूछा गया है कि सही विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। कथन ए सत्य है। कानपुर में नाना साहब के साथ टाटा टोपे सक्रिय थे, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। कथन 3 भी सत्य है। सॉरी ए और बी सत्य है। और बैरकपुर की घटना मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे और उन्होंने 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो कथन 3 गलत है। इसमें उन्हें 18 अप्रैल नहीं बल्कि 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन सी गलत है। आदिवासी विद्रोह और उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान करें। तो इसमें से संथाल विद्रोह का संबंध 1855 से है। तो 1 का ए। तो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। कोल विद्रोह का संबंध 1831 से है और कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसमें जमींदार आदिवासियों ने बाहरी जमींदारों और ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। इसमें जमींदार महाजन और ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध एक व्यापक आदिवासी विद्रोह था। बर्ली विद्रोह 1945 के दशक में हुआ था और बर्ली विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र से था और यह भी आदिवासी किसानों ने जमींदारों के शोषण और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था। बस्तर विद्रोह का संबंध 1910 से है और यह बस्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है और यह भी ब्रिटिश वन नीति और आदिवासी के पारंपरिक अधिकारों का हनन था।